गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 14 अगस्त एंड कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। अगर आपको ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो एक बार आ जाते हैं इसकी ग्रो डाइजेस्ट के ऊपर। तो पिछले वीक का आपको पूरा अपडेट दे दूं तो पिछले वीक में मतलब मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुला रहता है, जिसको नहीं पता। तो मंडे टू फ्राइडे की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। तो उसमें देखे तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आपके 0.66% से फॉल कर गए। और उसके अलावा इसके अंदर एक स्टोरी है जिसके अंदर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक वुमेन होती है। वो एक आइलैंड के ऊपर उनसे कॉल करके बोलती है कि आइस क्यूब्स उनको चाहिए। तो वो हेलीकॉप्टर में उनको आइस क्यूब्स देते हैं। बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट कि जो आपका रेगुलर क्रेडिट कार्ड होता है उसके अलावा जो आपके कई सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो अल्ट्रा एच को मिलते हैं, उनमें कॉन्सियार्ज की सर्विस होती है। कॉन्सियार्ज मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट जैसी सर्विस होती है जो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्यों प्रोवाइड करती है, इससे क्या क्या होता है। तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप इसको चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आईटी हार्डवेयर कंपनीज में गेट मोर टाइम फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ये हुआ कि मतलब मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था, शायद पहले बताया ही है, मैंने काफी बार डिस्कस की है न्यूज। आईटी हार्डवेयर कंपनीज मतलब आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इन सब टैबलेट्स, इन सबको इम्पोर्ट करने पे अब मतलब हमारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है। तो उसमें क्या हुआ फिर कि अब आईटी हार्डवेयर कंपनीज को बेसिकली ये उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इंडिया में ही उसको मैन्युफैक्चर करो, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके सेल करो। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ये चीजें कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड सम पीसेस, अभी के लिए वो डेट इन्होंने नवंबर 1 करी है कि नवंबर 1 के बाद ये लाइसेंस जो मैं बोल रहा हूँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनी ने ऐसा बोला कि भाई हम ठीक है, हम सेटअप कर लेंगे हमारा फैसिलिटी, बट हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो ऑलरेडी अगस्त चल रहा है, हाफ अगस्त हो चुका है ना, आप नवंबर 1 की बात कर रहे हो, तो काफी पास है। बट हाँ, तो गवर्नमेंट ने इसको मतलब गवर्नमेंट इज ओपन टू द आइडिया, मतलब गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है सॉर्ट ऑफ कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेट अपनी फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं तो हम आपको टाइम दे देंगे। अब ये कैसे प्रूव करना है आपको कि आप सेटअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये कंपनी ने बोला है कि मतलब ये गवर्नमेंट ने बोला है कि क्लियर डिटेल्ड एंड ग्रेडेड रोड मैप आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के प्लांट का। और उसके बाद वो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है। द कंपनीज हैव सॉट अप टू, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने 12 महीने का टाइम मांगा है फॉर सेटिंग अप देयर कंपनी फैक्ट्रीज। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत बेसिक बात है और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज अग्री कर दी जाएगी और कंपनीज अपना सेटअप कर लेंगी यहाँ पर। सेबी सेट टू हैंड इन फाइनल अदानी रिपोर्ट टू एससी। तो अदानी और हिंडनबर्ग का जो रिसर्च का एलिगेशंस थे, जो उनकी रिपोर्ट थी, उसके बारे में आई होप सबको ही पता होगा। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। हिंडनबर्ग एक रिसर्च फर्म है। इन्होंने पब्लिश करी थी रिपोर्ट जिसके अंदर 67 क्वेश्चंस थे अदानी रिपोर्ट को लेकर। उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, उसको प्रूव किया था अपनी पूरी रिपोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का उससे कॉन्फिडेंस हट गया था और ऐसी रिपोर्ट जनरली नहीं आई है मार्केट के अंदर अभी, अगर आप देखेंगे। और हिंडनबर्ग का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। तो बहुत ज्यादा 2008 वाली क्राइसिस वाली सिचुएशन लगी काफी सारी कंपनीज को इसके अंदर। तो कंपनी ने अपना इन्वेस्ट को मतलब अपने स्टेक को सेल कर दिया। तो स्टेक को सेल कर दिया तो उसके टाइम बहुत बहुत अदानी ग्रुप का शेयर्स गिर गए थे। तो उसके बाद कंपनी ने थोड़ा थोड़ा रिवाइव किया, कंपनी ने आके अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। उसके बाद अभी हो सकता है कि एक स्टॉक मैनिपुलेशन का तरीका हो कि मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिकेशन ने पहले कंपनीज के शेयर को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब वो है कि आपने पहले सेल कर दिया फिर आप बाय करेंगे। तो आप बेसिकली ये चीज एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि शेयर नीचे जाएगा। जैसे अगर आपको पता है कि किसी कंपनी का शेयर नीचे जाने वाला है, तो आप एक गवर्नमेंट से ऐसा कर सकते हैं। इंट्राडे में तो आप कर ही सकते हैं आराम से, बट अगर आप हेज फंड वगैरह हैं तो आप नॉर्मली ये सब छोड़ देते हैं अभी के लिए। बेसिक शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप पहले बेचते हैं, पहले सेल करते हैं, बाद में खरीदते हैं। जनरली आप क्या होता है कि पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं, बट आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले बेच दें फिर आप खरीद लें। तो एक माइनस पोजीशन आपको मिल जाती है, जैसे -10 स्टॉक्स मिल गया, फिर आपने उसको खरीद लिया जब वो नीचे प्राइस पे आ गया, तो आपको ये प्रॉफिट हो गया बीच में। तो कई लोगों ने बोला कि अब हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जिसने इसको शॉर्ट कर रखा है और उन्होंने ये अपना रिपोर्ट निकाल दी तो स्टॉक प्राइस फेल कर गया तो इन्होंने बाय कर लिया। इस तरीके से कई लोग बोला गया। तो अब ये सारे क्वेश्चंस सेबी के परव्यू के अंदर आ जाते हैं क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं।
तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपना एक रिपोर्ट इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। तो अब ये जो रिपोर्ट है, सेबी ने इसके लिए 6 महीने का टाइम लिया था, वो 6 महीने अब एंड हो गए हैं। अब सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट कर ही चुकी है, पिछले हफ्ते ही कर चुकी थी, और इस हफ्ते मतलब अर्ली दिस वीक बोला जा रहा है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अर्ली दिस वीक मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके अंदर ये जनरली अपना सबमिट कर देंगे। और बाकी इसके अंदर सेबी ने भी अपना एक इसके अंदर एक कमेटी बिठाई थी, जिसके अंदर आपका अगर आप देखना चाहते हैं, सेबी ने भी एक अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बिठाई थी, जो 5 मेंबर कमेटी थी, पैनल था जिसका, और उसके हेड कर रहे थे फॉर्मर जज अभय एम सापरे। तो ये इन्होंने बोला। अब इन्होंने ये काफी सारे ट्वीट्स किए कि भाई हम द ट्रूथ विल प्रिवेल, ये अदानी की साइड से इन्होंने ट्वीट आए थे, जब ये पैनल ने बोल दिया था कि भाई बेसिकली जो भी है एलिगेशन सच है वगैरह। इसके अलावा एक और कंसिडरेशन है यहाँ पर एमपीएस को लेकर। एमपीएस मतलब होता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अगर आपकी कंपनी का 100% जैसे है, तो उसका अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो आपका एटलीस्ट 25% अवेलेबल होना चाहिए कंपनीज को। मैंने गलत बना दिया यहाँ पर, 25% एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक के पास, मतलब प्रमोटर के पास या गवर्नमेंट के पास आपका इस 25% में से कुछ नहीं होना चाहिए। तो इतना एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। अगर आप प्रमोटर का शेयर इसी तरीके से इससे ऊपर जा रहा है, मतलब 76% जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अपना 1% स्टेक को बेचना पड़ेगा, 25% पब्लिक के पास करना ही पड़ेगा। इस तरीके से एक प्रोविजन है सेबी का। तो अब काफी सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन हुआ हो, तो इसको इसको और देखने की बात की जा रही है। और इससे कि मैं आपको एक और चीज बता दूं, एमपीएस गवर्नमेंट ने पहले इंक्रीज करने का प्लान किया था 35% पर, और ये 2019 के बजट में आया था। और उस टाइम पे गवर्नमेंट को इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस फेस करने पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह। और स्टॉक मार्केट भी बहुत फेल कर गया था उससे, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको चेंज नहीं किया, और ये 25% पर ही है। खैर, प्रोब ऑन इंश्योरर्स ओवर आईटी फंड्स एलिजेड टैक्स इवेशन ऑफ 15,000 करोड़। अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले बिजनेस इनकम आप जैसे रिपोर्ट करते हैं, टैक्स भरते हैं उसका। तो मैं आपको एक अच्छा कलर ले रहा हूँ जो दिखे आपको। हाँ, तो एक बिजनेस इनकम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। बिजनेस इनकम मतलब, क्योंकि आईटी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप एक बिजनेस है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का रेवेन्यूज किया, 100 रुपीज का आपने सेल्स किया, उसके ऊपर आपको फॉर एग्जांपल आपकी जो कॉस्ट थी, आपने कोई सामान को खरीदा, उसको आपने बेच दिया, तो उसकी आपकी कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज की, तो ये आपका 30 रुपीज का प्रॉफिट है। तो कई लोग अब ये बोलते हैं कि 30 रुपीज पे टैक्स लगेगा, बट फॉर एग्जाम्पल कि आपके एक ऑफिस है जिसमें आपने ये बनाया, और मतलब जिसमें आपने ये बेचा और खरीद के रखा था, गोडाउन है, उन सबका आपको रेंट देना पड़ता है। उन सबका आपको रेंट देना पड़ता है, लेट से 10 रुपीज। तो अब आप ये माइनस करके 20 रुपीज पे ही अपना वो देंगे, 20 रुपीज पे अपना इनकम टैक्स देंगे। तो अब आप एक तरीके से, अगर आप मैं इसको वर्ड्स में रखूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आपने अपनी इनकम को देखा, उसके अंदर से अपने एक्सपेंसेस को माइनस किया जो कि इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है, और उसके बाद आपने ये जो अपनी बाकी इनकम बचती थी उसके ऊपर टैक्स कर दिया। तो अब बेसिकली क्या होता है कि ये काफी सारा पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कि वो आप कौन से एक्सपेंसेस आप ऐसे माइनस कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते, और कितने लिमिट तक, कितने अमाउंट तक कर सकते हो। ये सब आईटी डिपार्टमेंट आपका रेगुलेट करता है। आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स लॉज, ये सब कंपनी लॉज, ये सब। तो ये सब इसको रेगुलेट करते हैं कि आप कितना खर्चा शो कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, और फिर माइनस करके आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज ये रेगुलेट करते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस की बात देखेंगे, इंश्योरेंस मतलब जो इंश्योरेंस बेचते हैं, तो अगर आप उसमें इंश्योरेंस एजेंट की कॉस्ट देखेंगे, मतलब जो आपको एजेंट को सैलरी देनी पड़ती है, तो वो भी एक ऐसी सैलरी होगी जो अलाउड की जाती है। अब आईआरडीएआई एक आप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई है बैंक्स के लिए, ऐसे ये इंश्योरेंस के लिए है। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक लिमिट लगा रखी है कि आप इतना ही कमीशन पे कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस कमीशन एजेंट को, तो उतना ही कमीशन वो पे कर सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ, उनसे उन्होंने उससे ज्यादा कमीशन के टैक्स रिटर्न भर दिए। मतलब टैक्स रिटर्न में जितना इन्होंने यहाँ पे माइनस किया है, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है जितना डीजीजीआई या फिर ये आईआरडीआई अलाउ करता है। डीजीजीआई इज जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, मतलब एक और ये इंश्योरेंस के अंदर ही एक और कमीशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डीजीजीआई शो हैज सेंट शो कॉज नोटिस। ये मोर
पनिशमेंट वाली साइड या फिर हियरिंग वाली साइड काम करती है, रूल बनाने वाली साइड काम नहीं करती है। रूल बनाने वाली साइड IRDAI काम करती है। तो इस तरीके से हुआ, कॉस्ट इन्होंने बहुत ज्यादा दिखा दी तो इनका इनकम कम आया और इनको टैक्स कम देना पड़ा। तो ये जो है इसकी वजह से इनका टैक्स इवेजन टोटल बोला जा रहा है 15,000 करोड़ का इन्होंने इनकम को छुपा लिया, जिसके ऊपर लगभग 4500 करोड़ का टैक्स बनता है इनका। और बहुत मतलब सेंसिबल बात है, क्योंकि कंपनी का रेट 30% ही है टैक्स भरने का। तो आपको आई होप ये पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। और गवर्नमेंट ने 2-3 टर्म्स यूज किए जो मैं आपको बता देता हूँ। द फाइंडिंग्स, द मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मेनली मेरे को आपको बताना है द पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेशन। मोडस ऑपरेंडी होता है पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेशन एंड द अमाउंट्स इन्वॉल्व हैव बीन शेयर्ड विद द असेसिंग ऑफिसर। मतलब ये क्योंकि अलग अलग इंश्योरिंग कंपनीज हैं तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, मतलब ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो अलग अलग ऑफिसर्स इनसे जाके अपना वसूली करेंगे सॉर्ट ऑफ। तो वो जो फाइंडिंग्स हैं कैसे आपको करना है, मोड ऑफ ऑपरेशन, ये वो सब इन्होंने अपना अपना बता दिया है सारे असेसिंग ऑफिसर्स को, जो ये चीज गवर्नमेंट के लिए करते हैं। तो अब इसके अलावा काफी बेसिक ही न्यूज बची है आर्टिकल इनके अंदर, तो यहाँ को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ऑडिटर्स फॉरमोस्ट ऑब्लिगेशन इज टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत बेसिक न्यूज है। ये लैरी ब्रैडली है, हेड ऑफ ऑडिट के KPMG US की बात करें, KPMG मतलब वर्ल्ड वाइड की बात करें। तो इन्होंने इनका एक इंटरव्यू लिया इन्होंने और उसमें एक टर्म इन्होंने दिया। इंटरव्यू तो बहुत मतलब जनरल सा है, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जॉइंट ऑडिट्स करके एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपकी कंपनी और स्पेशली बैंक्स एक स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर है, तो आपको एक जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है। वैसे तो क्या होता है कि आपको ऑडिट एक ही कंपनी से कराना होता है, एक ही कंपनी को आपने हायर किया, वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देंगे। ऑडिट जॉइंट ऑडिट में क्या होता है कि आपको 2 कंपनीज को मिनिमम हायर करना होता है और वो आपका दोनों मिलके ऑडिट का काम करते हैं पूरा, ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह इन्वॉल्व हो सके। और इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई कि काफी सारी वो जो होती हैं बैंक्स होते हैं उनके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ऑडिट कंपनीज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो 4 कमर्शियल बैंक्स, 8 नॉन कमर्शियल बैंक्स, ऐसे ऐसे कुछ तो फिगर्स हैं जिनके ऊपर ही वो एक बारी में ऑडिट कर सकते हैं। मतलब अगर इतने इससे ज्यादा उनके बैंक वाले क्लाइंट बन रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, उनको मना करना पड़ेगा। इतना ही बैंक का कंसंट्रेशन होना चाहिए एक ऑडिटर के पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट आई है कि मुकेश अंबानी इन द इंडिया रिचेस्ट तो हो ही गए हैं वापस, एंड 11th हो गए हैं वर्ल्ड में। तो ये चीज यहाँ पे बताई है। अब चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं और ये क्यों ऐसा हुआ है ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। निफ्टी फेसेस स्टिफ रेजिस्टेंस एट 19,500। बहुत बेसिक न्यूज है। निफ्टी का आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 19,500 पर, मतलब इससे नीचे जाना बहुत हाईली अनलाइकली है, अभी बहुत पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। NRIs and PIOs knock on RBI's door to transfer inheritance। बहुत बेसिक अगेन न्यूज है। NRI एंड PIO, NRI तो आपको पता ही होगा नॉन रेजिडेंट इंडियन, एंड PIO होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये मतलब बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा अलग है, बट बहुत बेसिक लेवल पे दोनों चीजें सेम है ऑलमोस्ट। तो इंडिया से जो ओरिजिन है, जो बाहर जाके रहने लग गए, और नंबर ऑफ डेज की इसमें लिमिट्स होती है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उन सब के अंदर आता है। तो वो जो भी है, अब इनकी क्या है, काफी सारे ऐसे NRIs PIOs हैं जिनको इंडिया से इनहेरिटेंस मिला हुआ है, मतलब उनके पेरेंट्स के थ्रू उनको प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। तो अब उसके ऊपर RBI का एक रूल है कि आप 1 मिलियन तक अपनी वेल्थ एक साल में ले जा सकते हैं, 1 ईयर। एंड उसके अलावा उससे ज्यादा अगर आपको लेके जानी है, बाहर लेके जानी है, तो आपको एक तो अपना पासपोर्ट तो सबमिट करना ही पड़ता है, वो तो वैसे भी करना पड़ता है अगर आपको बाहर ही जाके रहना है। बट अगर आपको इससे ज्यादा लेके जाना है, 1 मिलियन से ज्यादा, तो आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। इससे बेसिकली पता चल जाएगा RBI को। एंड दूसरी चीज कि आपको RBI की परमिशन चाहिए होगी, RBI अलाउ नहीं करता है सबको। और पिछले साल से पहले तक ये ट्रेंड था कि RBI अलाउ कर देता था, इस पूरा आर्टिकल के अंदर लिखा है टिल 2021-2022 ये केस टू केस बेसिस पे होता था, एंड RBI कर देता था जनरली। बट अब ये बोला जा रहा है कि अब ये नहीं कहते हैं, अब ये टर्न डाउन कर देते हैं इसके बाद, 2021-2022 के बाद। तो ये चीज यहाँ पर की जा रही है, बहुत बेसिक बात है, बट हाँ मतलब जिसके लिए है उसके लिए काफी इम्पैक्टफुल है। ट्रांसफर ऑफ बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स टू NARCL हिट्स इंडेमनिटी हर्डल नाउ। NARCL मतलब ये एक ऐसी ARC है, ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मैंने NPA और ARC को काफी बार समझा दिया है, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा स्किप करूंगा। इंडेमनिटी होता है कि आपका अगर कोई बैंक है जिसका लोन NPA बन चुका है, NPA बन चुका है, तो उसका बेसिकली एक लॉस है। अब वो ARC को बेच रहा है कि आप इसको रिकवरी कर लो जितना आप कर सकते हो,
बट एनएआरसीएल जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो ये मांग रही है बैंक से ये खरीदने के लिए कि आप इंडेमनिटी दो हमें। इंडेमनिटी मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। ये आप ये 2-3 बार आप बोलने हैं अभी माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंडेमनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। तो यहाँ पे एक इंडेमनिटी की क्लॉज का मतलब हुआ कि अगर हम इस लोन को रिकवरी नहीं कर पाएंगे एक सर्टेन अमाउंट तक तो आपको हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी, आपको हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी इस लॉस के अगेंस्ट। तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि किसी भी और एआरसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज कंपनी मोस्ट प्रोबेबली एग्री नहीं करेंगे एंड उनको इसके बिना ही सेल करने की ट्राई करेंगे जो बैंकर्स हैं वो। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि दे हैव रिफ्यूज टू गिव NACL एनी ब्लैंकेट इंडेमनिटी and insisted that just like other ARCs, all future legal and other liabilities will have to be borne by NARCL। वही है कि मतलब सारी लाइबिलिटीज NARCL की हो जाएंगी एसेट्स को खरीदते ही। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कम न्यूज आई है आज, ये देख सकते हैं सारे एड्स वगैरह दिए हुए हैं, नीचे भी सब ऐसे ही हैं। क्योंकि क्या होता है कल मार्केट खुला भी नहीं था तो, और सैटरडे संडे चल रहा था तो इसलिए। और बाकी कवर करते हैं कल। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।